आज हम हिमालय की बात करेंगे। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि हमारे मौसम, पानी और बहुत कुछ तय करने वाली एक जबरदस्त ताकत है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये दुनिया के सबसे जवान मतलब नए पहाड़ों में से हैं और आज भी बन रहे हैं। हाँ, तो इन नोट्स के जरिए हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बने कैसे, इनके अलग अलग हिस्से कौन से हैं और इनका इतना महत्व क्यों है। हाँ, तो चलिए फिर इन नोट्स में जो जानकारी है उसे थोड़ा खंगालते हैं। शुरुआत करते हैं इनके बनने से। नोट्स में लिखा है कि ये लाखों साल पहले दो बड़ी जमीनी प्लेटों इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन इनके टकराने से बने। ये टक्कर क्या आज भी जारी है? हाँ बिल्कुल, ये प्रक्रिया भी रुकी नहीं है और इसी लगातार टक्कर, इसी दबाव ने इन्हें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बना दिया। ये वलित पर्वत है, मतलब जैसे कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो वो मुड़ जाता है ना। हाँ हाँ, वैसे ही जमीन की प्लेटों के दबाव से ये चट्टानें मुड़कर ऊपर उठ गईं। इन पहाड़ों को हम मोटे तौर पर 4 लंबी समानांतर कतारों में देख सकते हैं अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो। अच्छा, तो एक सफर करते हैं दक्षिण से उत्तर। सबसे पहले कौन सी रेंज आती है? नोट्स में शिवालिक का जिक्र है। हाँ, सबसे बाहर मतलब भारत के मैदानों से सटा हुआ दक्षिण में है शिवालिक। ये सबसे नई और ऊंचाई में सबसे कम वाली श्रेणी है। अच्छा, ये असल में वो नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मलबे, जिसे अवसाद कहते हैं, उसके जमने से बनी है। ओह, और यहाँ दून जैसी चौड़ी घाटियां मिलती हैं, जैसे देहरादून। ये घाटियां पहले शायद झीलें रही होंगी जो बाद में मलबे से भर गईं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि ये मलबे से बनी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड्स वगैरह का खतरा ज्यादा रहता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि ये अवसादी चट्टानों से बनी है और अभी भी बन ही रही हैं। तो हाँ, ये क्षेत्र भूगर्भीय रूप से काफी सक्रिय है और भूस्खलन का खतरा यहाँ ज्यादा रहता है, खासकर भारी बारिश के मौसम में। अब शिवालिक के थोड़ा और उत्तर में चलते हैं तो आती है मध्य हिमालय रेंज। इसे हिमाचल रेंज भी कहते हैं। अच्छा, शिवालिक के बाद मध्य हिमालय। नोट्स में था कि शिमला, नैनीताल जैसे मशहूर हिल स्टेशन यही हैं। तो ये हिमाद्री से कैसे अलग है? क्या यहाँ उतनी बर्फ नहीं होती, मतलब उतनी ऊंची नहीं है? हाँ बिल्कुल, यहाँ औसत ऊंचाई हिमाद्री से कम है। आप मान लीजिए करीब 3500 से 5000 मीटर। बर्फबारी तो होती है सर्दियों में, लेकिन चोटियां हिमाद्री जितनी ऊंची और हमेशा बर्फ से ढकी नहीं रहती। अच्छा, पीर पंजाल और धौलाधार जैसी महत्वपूर्ण श्रेणियां इसी हिस्से में हैं और ये अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। और इसके बाद आती है असली ऊंची वाली रेंज, है ना? वो वृहद हिमालय या हिमाद्री। बिल्कुल, वही है हिमालय की रीढ़, सबसे ऊंची और एक लगातार चलने वाली श्रेणी। दुनिया की छत जिसे कहते हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी दुनिया की सर्वोच्च चोटियां इसी में हैं। वाह, ये बहुत मजबूत चट्टानों से बनी है, जैसे ग्रेनाइट और नीस। ये वो चट्टानें हैं जो बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी से बदल गई हैं। और एक और बात, इसकी जो दक्षिणी ढलान है वो उत्तरी ढलान के मुकाबले कहीं ज्यादा खड़ी है। अच्छा, फिर सबसे उत्तर में वो ट्रांस हिमालय, नोट्स में इसका भी जिक्र है, जिसमें काराकोरम, K2 और सियाचिन ग्लेशियर्स जैसी बड़ी चीजें बताई गई हैं। हाँ, ट्रांस हिमालय असल में हिमाद्री के भी पार, मतलब तिब्बत के पठार की तरफ पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आती हैं। ओके, काराकोरम रेंज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। हाँ, K2। और यहीं पर है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ी ग्लेशियरों में से एक। ये इलाका बहुत ठंडा और वीरान है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है। वाह, और नोट्स में पूर्वांचल पहाड़ियों का भी जिक्र था जो उत्तर पूर्व में है। वो क्या है? हाँ, वो भी हिमालय का ही विस्तार है। भारत के उत्तर पूर्वी कोने में पहुंचकर हिमालय अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यही मुड़ी हुई पहाड़ियां पूर्वांचल कहलाती हैं। अच्छा, मुड़ जाती हैं। जी, इसमें पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स जैसी कई पहाड़ियां शामिल हैं। ये पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच एक तरह की प्राकृतिक सीमा भी बनाती हैं। ये ज्यादातर बलुआ पत्थर जैसी नर्म चट्टानों से बनी है और घने जंगलों से ढकी हैं।
तो ये तो हो गया इनका बनना और इनके अलग अलग हिस्से। नोट्स में नदियों के आधार पर विभाजन का भी जिक्र है, पश्चिम से पूर्व। वो क्या है संक्षेप में? हाँ, वो एक और तरीका है हिमालय को समझने का। नदियों की घाटियों के आधार पर इसे पश्चिम से पूर्व बांटा गया है। जैसे सिंधु और सतलुज के बीच पंजाब हिमालय, सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, अच्छा। फिर काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र के असम असम हिमालय। ये क्षेत्रीय विभाजन है। समझ गया। तो हमने देखा कि ये कितने विशाल और विविध हैं, लेकिन सिर्फ भूगोल की बात नहीं है। इन पहाड़ों का हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है ना? नोट्स में इनके महत्व पर भी काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल, इनका महत्व आप गिनना शुरू करें तो खत्म नहीं होगा। सबसे पहले तो जलवायु, ये मानसून हवाओं को रोकते हैं। हाँ, बारिश। हाँ, जिससे पूरे उत्तर भारत में बारिश होती है। और साथ ही मध्य एशिया से जो बर्फीली ठंडी हवाएं आती हैं, उनको रोककर हमें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। एक दीवार की तरह ही है। और पानी का तो सबसे बड़ा जरिया यही है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कितनी ही बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं। करोड़ों लोगों की जिंदगी इन पर निर्भर है। निश्चित रूप से। और ये नदियां सिर्फ पानी नहीं, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती हैं, जो मैदानों को हरा भरा बनाती हैं। इसके अलावा ये पहाड़ जैव विविधता यानी तरह तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का अनोखा घर है। यहाँ से हमें कीमती लकड़ी, जड़ी बूटियां और खनिज भी मिलते हैं। और हाँ, पन बिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर्यटन और धार्मिक महत्व तो है ही। तो ये थी हिमालय पर हमारी आज की बातचीत।